इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अभी इंडियन से अपील की है कि वो आने वाले 1 साल गोल्ड खरीदने से बचें, पेट्रोलियम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उसका जो कंजम्पशन है वो कट करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाएं, अगर नई व्हीकल्स खरीदने जा रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर मूव करें। कोविड टाइम में जो एक वर्क फ्रॉम होम का कल्चर हमको देखने को मिला था, हम दोबारा से इसको अडॉप्ट करें। अननेसेसरी फॉरेन ट्रैवल जो है वो अवॉइड करें, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो हम फॉरेन विजिट ना करें, और जो लोकल गुड्स हैं, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं, उनको प्रायोरिटाइज करें ओवर फॉरेन गुड्स। अब ये सारी अपील क्यों की गई है, तो इस अपील के पीछे का जो रैशनल है वो ये है कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व बहुत तेजी से डिप्लीट कर रहा है, इसको रोका जा सके। फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है, तो किसी भी इकोनॉमी की जो सेंट्रल बैंक होती है वो अपने पास फॉरेन करेंसीज का और कुछ असेट्स का एक स्टॉक रखती है, इसी को हम फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। फॉरेक्स रिजर्व्स के फंक्शंस क्या होते हैं, क्यों रखा जाता है फॉरेक्स रिजर्व, तो इसके मल्टीपल फंक्शंस हैं। एक कि सबसे पहले तो ये इंपोर्ट बिल्स है, उनको फाइनेंस करती है, मतलब जो भी चीज़ें हम बाहर से मंगा रहे हैं, जो भी चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको फाइनेंस करने काम आती है। क्योंकि बाहर से अगर हम कुछ मंगा रहे हैं तो उसकी पेमेंट हम इंडियन रुपी में नहीं करते हैं, हम प्राइमरीली उसकी पेमेंट जो है वो हार्ड करेंसी डॉलर में, यूरो में, येन में करते हैं। तो इसीलिए फॉरेक्स रिजर्व इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमको अपने इंपोर्ट बिल्स हैं वो फाइनेंस करते हैं। दूसरी चीज़, जो ये फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं वो जो इंडियन रुपी या डोमेस्टिक करेंसी है इसको स्टेबलाइज करने के काम भी आते हैं। अगर मान लीजिए इंडियन रुपी है बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट कर रहा है, वो बहुत तेज़ी से डेप्रिशिएट कर रहा है या अप्रिशिएट कर रहा है, तो उसको एक कंफर्टेबल बैंड में रखने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए भी फॉरेक्स रिजर्व काम आता है। इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि फॉरेक्स रिजर्व जो है वो एक प्रकार का इमरजेंसी फंड है, इट्स काइंड ऑफ अ इमरजेंसी फंड। मान लिए किसी क्वार्टर में करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो जा रहा है, या सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में हमको ये देखने को मिल रहा है कि CAD करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा वाइड होते जा रहा है, तो इसको नैरो डाउन करने का भी काम करता है। तो प्राइमरली बिकॉज ऑफ द डिप्लीटिंग फॉरेक्स रिजर्व, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ एडवाइज्ड अस कि हमको कुछ मेजर्स उठाने पड़ेंगे जिससे हम ये डिप्लीटिंग फॉरेक्स रिजर्व को अरेस्ट कर पाएँ। वेस्ट एशिया में क्राइसिस जो चल रही है उसका कोई रिजोल्यूशन हमारे साइड पे नहीं है, जो एक डेडलॉक है वो बना हुआ है, और इस US ईरान वॉर की वजह से हमको ये देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो हैं उसमें एक बड़ा डिस्ट्रप्शन आया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है आज के समय में ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से जो LNG है, गैसेस हैं, क्रूड हैं, इनके जो प्राइजेस हैं बहुत हाइक कर गए हैं। 2.5-3 महीने पहले जो क्रूड का प्राइस है जो $70 पर बैरल हुआ करता था, वो आज के समय $113 पर बैरल के आसपास पहुंच चुका है। अब इंडिया जो है वो बाहर के इंपोर्ट्स पे, बाहर के क्रूड इंपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। हमारा जो 89% रिक्वायरमेंट है क्रूड की वो बाहर से आती है। तो अगर हमको हर बैरल पे $70 की बजाय $113 आज के समय में खर्चा करना पड़ रहा है, तो दिस इज एडिंग टू आवर फिजिकल वरीज, क्योंकि हमारा जो फिजिकल पोजीशन है वो कहीं ना कहीं वीक हो रही है। हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कहीं ना कहीं बहुत तेजी से वीक हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि 2.5-3 महीने में हमको ये देखने को मिला, ये जो प्राइजेस हैं वो 70 से $113 तो हुए हैं, लेकिन जो रिटेल लेवल पे जो प्राइजेस हैं वो काफ़ी स्टेबल हैं। मतलब हम और आप जिस दाम पे, जिस प्राइस पे पेट्रोल डीजल अपनी गाड़ियों में भरवा रहे हैं वो वैसे का वैसा है, यानी बीच में सप्लाई चेन में कोई ना कोई है जो ये जो प्राइस हाइक हुआ है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये प्राइस हाइक जो है उसको एब्जॉर्ब कौन कर रहा था, इसको गवर्नमेंट ओन मार्केटिंग कंपनीज हैं वो एब्जॉर्ब कर रही थी। तो इनकी भी एक लिमिट है, ये एक लेवल के बियॉन्ड, एक पॉइंट के बियॉन्ड जो लॉसेस हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो अभी गवर्नमेंट ने कोई ऐसी सिग्नलिंग नहीं दी है कि वो ये जो लॉसेस है उसको कंपनसेट करेगी। तो आने वाले टाइम में हमको ये देखने को मिल सकता है कि जो क्रूड के प्राइसेस हैं, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हैं, वो रिटेल लेवल पे भी बढ़ते दिखे। अगर ये बढ़ेंगे तो हमको फ्यूल लेड इन्फ्लेशन इंडिया में देखने को मिल सकता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल अगर महंगा होगा तो सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हम घरों में कंज्यूम करते हैं वो महंगी होंगी, चाहे वो ग्रोसरीज हो गए, सब्जियां, फल, ये सारी चीज़ें महंगी होंगी। तो आने वाले समय में हो सकता है कि जो
कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है वो कहीं ना कहीं बढ़े। तो एक रीज़न ये भी है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कॉशन किया है कि हमें कम से कम पेट्रोल पे खर्चा करना चाहिए, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर मूव करना चाहिए, हमें ईवी अडॉप्टेशन का जो रेट है उसको और तेज करना चाहिए। दूसरी चीज़ गोल्ड, गोल्ड खरीदने को भी उन्होंने कहा है कि मतलब इंडियन शुड थिंक बिफोर बाइंग गोल्ड, हमको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए अगले एक साल के लिए। उसका कारण क्या है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? क्योंकि जैसे क्रूड है, क्रूड भी हम बाहर से मंगाते हैं, लेकिन क्रूड एक एसेंशियल है हमारे लिए। हमारे जो शहर हैं, हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वो उसी से चल रहा है। तो क्रूड को मंगाना तो ज़रूरी है, लेकिन गोल्ड इज़ समथिंग व्हिच वी कैन अवॉइड। गोल्ड जो है लाइक क्रूड, ये भी हम बाहर से मंगाते हैं। इंडिया में गोल्ड होता है, लेकिन बहुत कम होता है। कोलार में माइंस वगैरह हैं, कर्नाटक वगैरह में, लेकिन इतनी नहीं है कि हमारी जो एपेटाइट है गोल्ड की उसको शांत करा पाए। और हमारा इंडियंस का जो ऑब्सेशन है गोल्ड से वो बहुत ज़्यादा है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो हम $72 बिलियन वर्थ गोल्ड मंगाए हैं। मतलब हर महीने हम ऑलमोस्ट $6 बिलियन वर्थ गोल्ड है वो बाहर से इंपोर्ट कराए हैं। तो गोल्ड से हुआ क्या है, गोल्ड जैसे हम मंगाते हैं अपने यहाँ, तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो वाइडन करता है, वो बढ़ता जाता है। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा तो जो इंडियन रुपी है वो वीक होगी, इंडियन रुपी वीक होगी तो डॉलर है वो मजबूत होगा। तो सब्सिक्वेंट इसके बाद जो हम गोल्ड मंगाएंगे वो हमें और महंगा पड़ेगा, क्योंकि हमारा रुपया जो है वो कमज़ोर हो गया है और डॉलर और महंगा हो गया है। तो इसकी वजह से एक विशियस साइकिल जो है वो बनती दिखाई देती है कि हम गोल्ड मंगाए जा रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हमारा वाइड होता जा रहा है, इंडियन रुपी वीक होता जा रहा है, डॉलर जो है वो मजबूत होते जा रहा है, और हमारे जो इंपोर्ट बिल्स हैं गोल्ड पे वो बढ़ते जा रहे हैं। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने क्वेश्चन किया है कि एक साल, अगले एक साल हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बोला है कि हमें जो एडिबल ऑयल, जो अपने किचन में हम रिफाइंड ऑयल कंज्यूम करते हैं, उसका भी कुछ अल्टरनेटिव देखना चाहिए। जैसे अपने किचन्स में हम रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं, उसमें आपका पाम ऑयल है, उसमें सनफ्लावर ऑयल है। तो पाम ऑयल जो है वो हम साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देश हैं वहाँ से मंगाते हैं, जैसे इंडोनेशिया हो गया, जैसे मलेशिया हो गया। यहाँ से ठीक ठाक मात्रा में हम पाम ऑयल इंपोर्ट कराते हैं। फिर सनफ्लावर ऑयल है वो हम रशिया से, यूक्रेन से इंपोर्ट कराते हैं। तो इसका भी जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आज के समय में ये भी महंगे हो गए हैं। और हमारा रुपया है वो तो डेप्रिशिएट किया ही है। जो रुपया एक साल पहले 85 के आसपास था, वो आज के समय में ऑलमोस्ट 95 पहुंच चुका है। यानी हमको हर डॉलर पे 10 रुपये ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। तो एक तो हमारा जो रुपी है वो डेप्रिशिएट किया है, और साथ ही साथ जो डॉलर इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ती जा रही है। सो इट्स लाइक अ डबल वैमी ऑन द इंडियन इकोनॉमी। तो एडिबल ऑयल के केस में भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही कि हमें जो फॉरेन सोर्सेज हैं, जैसे पाम ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हुआ, इसमें कटौती करनी चाहिए, और जो लोकल हमारे ऑयल्स हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया या देसी घी हो गया, इसकी ओर मूव करना चाहिए। फिर प्राइम मिनिस्टर ने एक अपील और की, वो ये है कि हमें जो अपने फर्टिलाइजर्स हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हम कंज्यूम करते हैं, उसको हाफ कर देना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो जो यूरिया $508 के आसपास पर टन था, वो आज के समय में $935 पर टन हो चुका है। जो डाई अमोनियम फॉस्फेट है जो $680 था, वो आज के समय में $925 के आसपास पहुंच चुका है, और अमोनिया 435 से ऑलमोस्ट $900 पहुंच चुका है। तो ऑलमोस्ट हमको ये देखने को मिला है कि 80 to 100% प्राइस है वो स्पाइक कर गया है, प्राइस हाइक हमको देखने को मिला है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि कतर या उस रीजन में, वेस्ट एशिया में काफ़ी बॉम्बिंग हुई है, और कतर जो है वो एलएनजी का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, और एलएनजी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इनपुट, एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हो जाता है केमिकल फर्टिलाइजर्स के केसेस में। तो अगर एक प्राइमरी इनपुट महंगा होगा, इसकी सप्लाई है वो रेस्ट्रिक्ट होगी, तो जो फाइनल प्रोड्यूस है यानी केमिकल फर्टिलाइजर, चाहे वो डाई अमोनियम फॉस्फेट हो गया, यूरिया हो गया या अमोनिया हो गया, ये कहीं ना कहीं महंगे होंगे ही होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये भी अपील की है कि हमें आने वाले समय में जो ये केमिकल फर्टिलाइजर है जिसमें हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, ये डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम करनी होगी। हमें अपने होम ग्रोन जो नुस्खे हैं, जैसे जो देसी मैन्योर हम बनाते हैं,
ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इस पे शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये सब करने में थोड़ा समय लगेगा। इट वुड रिक्वायर मीडियम टू लॉन्ग टर्म फ्रेम। इमीडिएट रन में क्या हो सकता है? इमीडिएट रन में ये है कि अभी हमको सामने खरीफ सीजन दिख रहा है, और अगर फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर की सप्लाई कहीं ना कहीं कट हो रही है, तो हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो कम हो सकती है। तो इसकी वजह से फूड सप्लाई कंस्ट्रेंट भी हमको फ्यूचर में दिख सकते हैं। बट प्राइम मिनिस्टर का आइडिया यही है कि हमें केमिकल फर्टिलाइजर पे भी जो अपनी डिपेंडेंसी है वो कम करनी होगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इन नटशेल प्राइम मिनिस्टर ने ये अपील करने की कोशिश की है कि हमको धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन की ओर मूव करना चाहिए, जिससे जो आत्मनिर्भर भारत है या मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव हैं, हम उसको बूस्ट कर सकें, और जो फॉरेन रिलायंस है वो कम कर सकें। मतलब हम आत्मनिर्भर भारत की ओर मूव कर सकें।